हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 6 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का। इससे पहले 5 पार्ट मैं कवर कर चुका हूं और लगभग ये 27 पेज है, 27 नंबर पेज है। इससे पहले 26 पेज तक हम पढ़ चुके हैं और डेफिनेटली अभी ये छोटी छोटी वीडियोज़ आ रही हैं आपकी, लेकिन 1-2 दिन में फिर मैं 1-1 घंटे की लगभग आसपास वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। ठीक है। और जो भी मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अभी तक देखे हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे हैं उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस इस वाले पार्ट से आते हैं और ये वाला पार्ट डायरेक्ट आपके मेंशन किया हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आएंगे। तो जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सीधे पूछे हुए हैं, मतलब इतना कोई टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने जो ये वीडियोज़ हैं इनको 1 या 2 बार 3 बार देख लिया, उसके बाद में आपको याद करने की रटने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पर कर पाएंगे, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसे मैं 1 या 2 बार रिपीट करता हूँ, जिससे वो वैसे ही आप याद कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी है तो कमेंट करें और मेरे टेलीग्राम चैनल RAS गुरुजी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सूजस की जो करंट अफेयर्स है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आपके EO RO की जो वैकेंसी है उसमें डायरेक्ट करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो सूजस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है जो राजस्थान सरकार निकालती है, उसकी डेली करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप उसको रेगुलर देखें। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 जो अध्याय 2 है, उसकी जो धारा 7 है पदावधि। तो इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, प्रत्येक नगर पालिका यदि वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पहले से ही विकृत नहीं कर दी गई हो तो उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं रहेगी। तो ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब भी कोई नगर पालिका, जो नई नगर पालिका है, तो उसकी जो प्रथम बैठक है उसके बाद वो नियत तारीख से 5 वर्ष तक, इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है। प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है, तो इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। किसी नगर पालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगर पालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगर पालिका उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी, जिसके लिए विघटित नगर पालिका उपधारा 1 के अधीन बनी रहती। मान लो ये कोई नगर पालिका है, इसका कार्यकाल आपको पता है 5 वर्ष है। अब इसको 2 साल बाद इसका क्या कर दिया? विघटन कर दिया, कोई इसमें से कोई नगर पालिका नई बना दी। तो ये जो नई नगर पालिका यहाँ से बनी है, जो ये नगर पालिका आपकी ये वाली जो नगर पालिका है, अगर ये बनी है तो इसका कार्यकाल कितना रहेगा? इसका टोटल 5 साल का था, 2 साल बाद इसका विघटन हो गया तो इसका अभी 3 साल तक और बकाया है, तो ये 3 साल के लिए ही इसका कार्यकाल रहेगा। ये नहीं है कि ये नई नगर पालिका बनी है, इसमें से विघटन हुआ है तो ये 5 साल के रहेगा। ठीक है। तो ये जो शेष जो है केवल शेष भाग के लिए ही यह बनी रहेगी, जिसके लिए विघटित नगर पालिका उपधारा के अधीन बनी रहती। तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था, 2 साल बाद इसको विघटन कर दिया तो इसका कार्यकाल भी 3 वर्ष का बचा, इसका भी 3 वर्ष बचा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति प्रथम बैठक से सामान्य निर्वाचन के तुरंत पश्चात नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों को हुई बैठक अभिप्रेत है। तो मान लो कोई नगर पालिका उसका अभी चुनाव हुआ है, निर्वाचन हुआ है, तो जैसे ही उसके जो सदस्य हैं, नगर पालिका के जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनकी जो बैठक होगी उसको क्या कहा जाएगा? प्रथम बैठक कहा जाएगा। ठीक है। तो जब भी इनकी पहली बैठक होती है निर्वाचन के बाद, तुरंत बाद जो पहली बैठक होती है वो क्या होगी? प्रथम बैठक कही जाएगी। अब 8 नंबर की जो धारा है वो है नगरपालिक शासन का नगर पालिका में निहित होना। इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित को छोड़कर किसी नगर पालिका का नगरपालिक शासन, नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद यथास्थित नगर निगम में उनके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा। ठीक है। तो कोई भी नगर पालिका है या फिर नगरपालिक बोर्ड है, नगर परिषद है या नगर निगम है, तो उनका जो शासन है वो किन के माध्यम से निहित होगा? उनके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा। तो ये पहले भी मैंने आपको बता दिया। तो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नगर पालिका का अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन अध्यक्ष होता है। नगर परिषद का कौन होता है? सभापति होता है। और जो नगर निगम का अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? यहाँ पर महापौर कहा जाता है। तो जो शासन कौन करेगा उनके ऊपर? उनके अध्यक्ष करेंगे, सभापति, महापौर या फिर अध्यक्ष करेंगे। ठीक है। तो
इस अधिनियम के उपबंधों को उसमें निर्दिष्ट परिसीमाओं और निर्बंधों के अध्ययन रहते हुए कार्यान्वित करने के लिए कर्तव्यबद्ध रहेगा। तो सारा कर्तव्य उसका रहेगा, सारा दायित्व, आदेश जो रहेंगे, पावर्स जो रहेंगे ऐसे नगरपालिक शासन की उनके अध्यक्षों के पास में रहेगी। ठीक है। नंबर 9 जो धारा है वो है वार्डों में विभाजन। ठीक है। तो नंबर 1 निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ नगर पालिका को धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन नगर पालिका के लिए नियत कुल स्थानों की संख्या के बराबर वार्डों में विभाजित किया जाएगा। तो जैसे मान लो वहाँ की जो जनसंख्या है उसके आधार पर जो मैंने आपको बताया था कम से कम 13 जो सदस्य वहाँ पर होने चाहिए, तो उस हिसाब से जितने वहाँ पर स्थान रहेंगे, नगर पालिका के जितने स्थान रहेंगे उतने ही वहाँ पर कितने क्या रहेंगे, वार्ड रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे नगर पालिका में 20 वार्ड हैं तो वहाँ पर 20 सदस्य रहेंगे। मान लो 20 स्थान नगर पालिका के लिए निर्धारित किए गए हैं तो वहाँ पर वार्डों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है। प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा। ठीक है। उसका अनुपात यथासंभव वही होगा जो नगर पालिका के स्थानों की कुल संख्या का उसकी जनसंख्या के साथ है। ठीक है। तो अगर जैसे जो वार्ड बना दिए, ठीक है, तो वार्ड बना दिए तो प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ शायद अलग बता दिया है, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा। तो जितना ज़्यादा जनसंख्या उतना ही वहाँ पर उसका प्रतिनिधित्व होगा नगर पालिका में। उसका अनुपात यथासंभव वही होगा जो नगर पालिका के स्थानों की कुल संख्या का उसकी जनसंख्या के साथ है। तो जैसे मान लो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उस वार्ड के प्रतिनिधि उतने ही ज़्यादा रहेंगे। ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा ये रहे, इसका मतलब यही है। वार्डों का अवधारण, अवधारण का मतलब सीमा का निर्धारण करना या उनका निर्धारण करना। नंबर 10 धारा, राज्य सरकार आदेश द्वारा निम्नलिखित का अवधारण करेगी। नंबर 1 वार्ड जिनमें प्रत्येक नगर पालिका को निर्वाचन के प्रयोजन के लिए विभाजित किया गया है। तो नगर पालिका को किस में डिवाइड करेगी, वार्ड में डिवाइड करेगी। ठीक है। प्रत्येक वार्ड की सीमा का निर्धारण होगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए और ऐसी जातियों और जनजातियों की महिला सदस्यों के लिए तथा पिछड़े वर्गों के सदस्यों और उनके महिला सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों यदि कोई हों की संख्या का भी निर्धारण गवर्नमेंट करेगी। धारा 10 के तहत इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो क्या लिखी हुई है कि यहाँ पर सबसे पहले प्रत्येक नगर पालिका को वार्डों में विभाजित किया जाएगा। नंबर 2 उसके वार्ड की सीमा निर्धारित की जाएगी। नंबर 3 क्या है, चाहे एससी जो सीट्स हैं, एसटी की जो सीट्स हैं या फिर ओबीसी की जो सीट्स हैं उनकी संख्या कितनी होगी उसका निर्धारण होगा। साथ में उनकी जो महिला सदस्यों की जो सीट्स कितनी होगी उसका निर्धारण भी यहाँ पर होगा। ठीक है। और उसके बाद में क्या है, महिला उम्मीदवारों के वार्डों की संख्या। तो कितने ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर महिला उम्मीदवार हैं तो उनका भी निर्धारण ये धारा 10 के तहत राज्य सरकार आदेश द्वारा करेगी। अगला है अनुसूचित जातियों यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का आवंटन विभिन्न वार्डों को चक्रानुक्रम द्वारा ऐसी रीति से किया जा सकेगा जो विहित की जाएं। तो ठीक है। तो विहित का मतलब ये हो गया कि जो अभी हमने पहले पढ़ा था कि उनका निर्धारण जो आपको पता होगा कि मैंने पहले बताया था कि आरक्षण कैसे दिया जाएगा। एससी और एसटी को जो आरक्षण होगा जो सीट्स का वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। ओबीसी का आरक्षण एससी एसटी को मिला के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ में जो ओबीसी का जो आरक्षण है वो 21% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो उसमें महिलाओं का जो आरक्षण होगा वो उनके जो टोटल जो सीट्स हैं उनकी हाफ जो सीट्स हैं 50% सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। तो वो सेम चीज़ यहाँ पर बोली गई है। अगला है राज्य सरकार वार्डों की सीमाओं का अवधारण और अनुसूचित जातियों जनजातियों पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का वार्डों में आवंटन धारा 6 के उपबंधों और निम्नलिखित उपबंधों को भी ध्यान में रखते हुए करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो धारा 6 आरक्षण वाली जो थी जो पहले जो से रिलेटेड मैंने पहले बता चुका हूँ पहले की वीडियोज़ में, तो सेम जो सीमाओं का जो निर्धारण है और जो एससी एसटी ओबीसी महिलाओं का जो आरक्षण है उससे रिलेटेड जो मैंने 6 नंबर की जो धारा बताई थी, आप एक बार वहाँ पर अपन 6 नंबर की धारा पर चलते हैं। तो 6 नंबर की जो धारा मैंने आपको बताई थी, जैसे 3 आ गया यहाँ पे और 3 और यहाँ पर बात करें 4 5 और यहाँ पर ये 6। तो नगर पालिका की जो संरचना से रिलेटेड मैंने आपको जो बताया था यहाँ पर ये जो सारा आरक्षण से रिलेटेड यहाँ पर मैंने पढ़ाया था आपको ये सारा जो ये आरक्षण से रिलेटेड जो भी पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निर्धारण किया जाएगा।
ठीक है। तो अब इसमें क्या कंडीशंस दी हुई हैं। नंबर 1, सभी वार्ड यथासाध्य भौगोलिक रूप से सहत क्षेत्र होंगे, मतलब उनका एक भौगोलिक रूप से निर्धारण किया जाएगा हर वार्ड का कि इसकी सीमा यहाँ तक है, ठीक है। ऐसे वार्डों को जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, उस नगरपालिक क्षेत्रों के ऐसे भिन्न भिन्न भागों में वितरित किया जाएगा जहां ऐसी जातियों यथास्थिति जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक है। तो अपन जैसे मान लिया कि वार्ड 1, वार्ड 2 में SC ST की संख्या ज़्यादा है, या फिर यहाँ पर SC ST के लिए इनको सेलेक्ट कर लिया गया है कि यहाँ पर SC ST के लिए आरक्षित रहेंगे ये वार्ड, तो इन वार्डों में उन भागों को कवर किया जाएगा जहाँ पर SC ST की जनसंख्या ज़्यादा है, या फिर अपन ये कह सकते हैं जहाँ पर SC ST की जनसंख्या ज़्यादा है उन्हीं वार्डों को SC ST के लिए आरक्षित किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि उनको आरक्षण का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब बात है वार्डों का संख्यांकन किसी नगरपालिक के स्थानीय क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी कोण से शुरू होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि नगरपालिक के स्थानीय क्षेत्र का निर्धारण कौन सी दिशा से शुरू होता है। तो जैसे मान लो ये एक कोई नगरपालिक क्षेत्र है, तो अगर यहाँ पर किसी भी वार्डों का संख्यांकन करना है तो ये उत्तर पश्चिमी हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कोई वार्ड है वहाँ से शुरू किया जाएगा कि 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड, तो ऐसे शुरू वहाँ पर किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी कोण से सबसे पहला नंबर 1 वार्ड शुरू होगा। उपधारा 1 के अधीन आदेश का प्रारूप उसके संबंध में ऐसी कालावधि के भीतर जो 7 दिवस से कम न हो आक्षेप दाखिल करने के लिए प्रकाशित किया जाएगा और उसकी प्रतिलिपि संबंधित नगरपालिका को टिप्पणी हेतु भेजी जाएगी। तो सीधी सीधी बात यह है कि जो वार्डों का जो निर्धारण हो गया, SC ST का जो सीट्स का निर्धारण हो गया, रिजर्वेशन जो सीट्स हैं, महिलाओं की जो सीट्स कौन कौन सी होंगी, उनका निर्धारण होने के बाद में एक आदेश का प्रारूप बनाया जाएगा, आदेश का प्रारूप, और उससे 7 दिन से कम मतलब 7 दिन वो किसी भी जो नगरपालिका है वहाँ पर प्रकाशित किया जा सकता है और उस पर कोई भी आपत्ति दर्ज करा सकता है। अगर किसी भी कैंडिडेट को, उस नगरपालिका के किसी भी कैंडिडेट को उस पर अगर आपत्ति है तो वहाँ पर वो अपना आक्षेप जो है वो 7 दिन के अंदर दर्ज करा सकता है कि मुझे इस बात के लिए आपत्ति है, ठीक है। तो आपत्ति का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। राज्य सरकार उपधारा 4 के अधीन प्राप्त किसी आक्षेप या टिप्पणी पर विचार करेगी और यदि आवश्यक हो तो उस आदेश के प्रारूप को तदनुसार संशोधित, परिवर्तित या उपांतरित किया जाएगा और तदुपरांत वह अंतिम हो जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये दिया हुआ है कि जो अगर किसी कैंडिडेट ने कोई आक्षेप वहाँ पर कोई लगाया है और कोई टिप्पणी दी है तो फिर क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी। सबसे पहले उस पर विचार करेगी और उसको लगता है कि यार यहाँ पे जो आदेश जो है, जो हमने प्रारूप दिया है उसमें कोई संशोधन करना चाहिए, कोई परिवर्तन करना चाहिए या उसको कम ज़्यादा कुछ करना चाहिए, तो वो वहाँ पर करेगी और उसके बाद में वह फाइनल हो जाएगा। वो आदेश या जो भी सीटों का जो निर्धारण वगैरह जो भी कुछ है वो सब फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर आप आक्षेप वहाँ पर दर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब अगली धारा है धारा नंबर 11, नगरपालिका के लिए निर्वाचन। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट धारा है, नगरपालिका के लिए निर्वाचन। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जो लैंग्वेज है, पढ़ाने की तरीका है वो समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल RAS गुरुजी है, वहाँ पर जाकर आप डेली जो करंट अफेयर्स है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी नोट्स के जो PDF है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हर एक जो नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, साथ ही उनको टेलीग्राम चैनल पर भी मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं नगरपालिका के लिए निर्वाचन। नगरपालिका के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नगरपालिका के लिए कराए जाने वाली सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने, उन सभी निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण करने, उनका निर्देश देने, निर्देशन करने, उनका नियंत्रण करने राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग ही यहाँ पर सारी नामावली वगैरह तैयार करेगा और ये सारे जो निर्वाचन जो हो चुनाव होंगे उनका अधीक्षा निर्देशन नियंत्रण सारा राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा। ठीक है। अब लिखा हुआ है किसी नगर पालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन धारा 7 में निर्दिष्ट इसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व या उसके विघटन की तारीख से 6 मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व। तो ये मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में कि जब भी कोई नगर पालिका विघटन होता है, जो भी चुनाव होंगे, तो विघटन होने की तारीख से अगले 6 माह के अंदर अंदर उसके चुनाव हो जाने चाहिए। जैसे आज ये नगर पालिका है, इसका आज विघटन हो गया या इसका डेट इसकी फाइनल हो गई, यहाँ पर इसका 5 साल पूरे हो गए, तो इसके अगले 6 महीने के अंदर अंदर इसके चुनाव कर लेने चाहिए, या फिर इसकी जो अवधि जो समाप्त हो रही है उससे पहले ही इसका चुनाव कर लेना चाहिए। ठीक है। तो निर्वाचन जो है, नगर पालिका का निर्वाचन जो है, या तो इसकी अवधि की समाप्ति से पूर्व, जो अवधि कितनी है 5 वर्ष है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष है, उसकी अवधि से पहले हो जाना चाहिए, या अगर कोई विघटन कर दिया गया है नगर पालिका का तो 6 मास की अवधि के अंदर 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 उसका निर्वाचन हो जाना चाहिए। ठीक है। अब इसमें कंडीशन है, परंतु जहां शेष अवधि जिसके लिए कोई विघटित नगर पालिका बनी रहती है 6 मास से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए नगर पालिका का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन करवाना आवश्यक नहीं होगा। लेकिन जैसे मान लो कोई ये नगर पालिका है और इसका 5 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन इसका विघटन राजस्थान गवर्नमेंट ने कर दिया, और विघटन के बाद इसका जो पूरा कार्यकाल, अगर जो ये नगर पालिका है इसका कार्यकाल अगर विघटन के बाद सिर्फ 6 महीने से कम का समय इसके कार्यकाल में रहता, 5 साल में अगर 6 महीने से कम घट रहे हैं, तो फिर यहाँ पर इसका चुनाव नहीं होगा। जैसे ही फाइनल जब 5 साल पूरे हो जाएंगे उससे पहले उसका चुनाव हो जाएगा। ठीक है। तो विघटन से पहले वहाँ पर चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर कोई विघटन हो गया है किसी नगर पालिका का, तो 6 माह से कम समय अगर बचा है 5 साल पूरे होने में, तो वहाँ पर उसका निर्वाचन करवाना जरूरी नहीं है। उपयुक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर सभी वार्डों में इस अधिनियम को बंदों और इसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार ऐसी तारीख या तारीखों पर जो अधिसूचना निर्दिष्ट की जाएं, सदस्यों का निर्वाचन करने की अपेक्षा करेगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि राज्य सरकार जो है, राज्य निर्वाचन आयोग सिफारिश करेगा राज्य सरकार को कि सर यहाँ पर जो सभी वार्ड हैं वहाँ पर सदस्यों का निर्वाचन किया जाना चाहिए, सदस्यों को चुनाव करवाना चाहिए, और तारीख वहाँ पर जब राज्य निर्वाचन आयोग सजेस्ट करेगा राज्य सरकार को, तो वहाँ पर जो राज्य सरकार है वो निर्वाचन वहाँ पर करवाने की कोशिश करेगी, उनके लिए डेट वगैरह डिक्लेयर करेगी। सिफारिश कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। और ये चुनाव वगैरह कौन कराएगा? राज्य सरकार के आदेश के अकॉर्डिंग वहाँ पर चुनाव होंगे। जब कोई नई नगर पालिका स्थापित होती है तब वह यथासंभव नगर पालिका के साधारण निर्वाचन से संबंधित इस अधिनियम के बंदों के अनुसार गठित की जाएगी। अगर कोई नई नगर पालिका अगर स्थापित हो जाती है तो यहाँ पर जो सारे नियम दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही साधारण निर्वाचन होगा और उनके अनुसार ही उसका गठन किया जाएगा। ठीक है। अब है राज्य सरकार, जब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे अनुरोध किया जाए, आयोग को ऐसा कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगी जो राज्य निर्वाचन आयोग को उपधारा 1 द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो। तो यहाँ पर क्या होगा, जब अकेला राज्य निर्वाचन आयोग तो यहाँ पर चुनाव करवा नहीं सकता, तो वो गवर्नमेंट से अनुरोध करेगी राज्य सरकार से कि भाई आप यहाँ पर हमको ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराओ ताकि हम यहाँ पर ही जो चुनाव है वो करवा सकें। तो राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार से निवेदन करती है, अनुरोध करती है, और राज्य सरकार जो अपने स्कूलों में टीचर्स रहते हैं या फिर और जो एसडीएम हैं या कलेक्टर हैं, जो अधिकारी हैं, उनको सभी को ऐसे काम सौंपती है जो चुनाव वहाँ पर करवाए जा सकें। ठीक है। तो राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के पास तो खुद के पास तो कोई ऐसा कर्मचारी है नहीं, तो राज्य सरकार से निवेदन करती है और उसके बाद में वो चुनाव कराए जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का प्रत्यायोजन और उससे आगे की डिटेल्स। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, और इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू।